आगे हम बात करते हैं इसका दूसरा एप्लीकेशन इस एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर। तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है लाइक दिस, यानी कह सकते हैं थिक वायर है। एक वायर जो है वो थिक है, उसका जो डायमीटर है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और ये इनफाइनाइट लेंथ तक जो है वो जा रहा है। बहुत लंबा जो है वो आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट भी अलोंग द लेंथ फ्लो होता है। करंट जो है वो इसमें फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ फ्लो होता है करंट। इसकी रगों में जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, और इसमें आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, एक अंदर किसी पॉइंट पर और एक बाहर किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका पहला पार्ट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ पॉइंट। तो आप इस कंडक्टर को मान सकते हैं कि ढेर सारे इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स, पतले वायर्स जो थे, जो पिछले सवाल में थे ये वाले, इन पतले पतले वायर्स का एक गट्ठर मतलब एक ढेर सारा ग्रुप जो है एक साथ जो है रखे हैं हमारे साथ। ढेर सारे वायर्स जो हैं हमारे पास रखे हैं, ढेर सारे वायर ऐसे वो जो है, और ये कंडक्टर जो है थिक कंडक्टर, ये एक समान हम इनको मान सकते हैं। तो जो फील्ड का पैटर्न उस वायर की वजह से था, एक सिंगल वायर की वजह से, तो मैं सिमेट्री से कह सकता हूं कि वही फील्ड का पैटर्न इस थिक वायर की वजह से होगा बाहर किसी पॉइंट पर। अंदर की बात अभी नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका रेडियस है r के बराबर, और इसमें करंट जो है वो I के बराबर फ्लो होता है। तो पहले आप बताइए कि इनसाइड करें कि आउटसाइड करें। अच्छा, आप बोल तो सकते नहीं अभी, तो पहले मैं आउटसाइड की बात करूंगा। तो पहला हम बात कर रहे हैं, पहले पार्ट करेंगे सेकंड वाला सॉल्व, बी आउटसाइड। तो ये हमारे पास एक थिक कंडक्टर है लाइक दिस, और इसमें जो करंट है I के बराबर फ्लो होता है। इसका रेडियस कैपिटल R दिया है, कैपिटल R, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा इसके एक्सिस से R डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो आप क्या कीजिए, एक यहाँ पे इमेजिनरी लूप बना दीजिए, एक इमेजिनरी लूप यहाँ पे बना दीजिए, और उस इमेजिनरी लूप का रेडियस मान लिया आपने R के बराबर। अब देखिए ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया कि जो फील्ड का पैटर्न एक वायर की वजह से बनेगा, वही फील्ड का पैटर्न इन ढेर सारे वायर्स की बनने से बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पे डीएल वेक्टर मान लिया इस तरीके से, डीएल वेक्टर, ऐसे ही डीएल वेक्टर का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। मैंने मान लिया इस तरीके से डीएल वेक्टर ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इस वायर की वजह से इस तरफ होने वाला है। देख सकते हैं कि करंट ऐसे है, तो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, तो ढेर सारे वायर्स की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होने वाला है। लेकिन मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो कुछ अलग भी हो सकता है, क्योंकि वो तो एक वायर के लिए था, इसमें ढेर सारे वायर हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ अलग भी हो सकता है, हम देखेंगे आगे। तो मैं यहाँ पे एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करने वाला हूँ, दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो B डॉट dl पूरे लूप के लिए करेंगे तो B कांस्टेंट है, dl के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो B को बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा dl, और क्लोज्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए इंटीग्रल dl का मतलब है कि पूरा जो लूप हमने अज्यूम किया है उस लूप का पूरा पेरीमीटर कितना है।
तो dl का इंटीग्रल यानी कि b इंटू 2 स्मॉल r। लूप की लेंथ के बारे में बात करेंगे, कंडक्टर की सरकमफेरेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। ये 2 लूप का लेंथ है टोटल, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो आपके पास फॉर्मूला बनता है आउटसाइड किसी पॉइंट का b आउटसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 इसको आप ऐसे सजा सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 2i/r। ये आपके पास आउटसाइड किसी पॉइंट पर फॉर्मूला बन जाता है। आउटसाइड किसी पॉइंट पर फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 2i/r के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ये जो फॉर्मूला, एक बात और देखें, ये फॉर्मूला और जो एक सिंगल इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि बाहर के किसी पॉइंट के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो इस कंडक्टर की जो डायमेंशन है, कंडक्टर का साइज है, वो मैटर नहीं करता है, गिवन दैट बोथ द कंडक्टर्स आर इनफाइनाइट। यदि इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट थिक वायर की बात करें तो बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके साइज पर डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज इसके रेडियस का टर्म यहां पर नहीं आया है। ये बात क्लियर हो गई। आउटसाइड पॉइंट पर हमने निकाल दिया फॉर्मूला। अब बात करते हैं इनसाइड किसी पॉइंट पर। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किसी पॉइंट पर, बी इनसाइड, तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास कंडक्टर है, और इसका जो लेंथ है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट तक ये फैला हुआ है। ठीक, अब मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं जो एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, जो एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर है एक पॉइंट का नाम है P, और इस पॉइंट P पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक लूप ले लीजिए बेटा, एक एम्पीरियंस लूप का इस्तेमाल यहां पे करेंगे। एक लूप यहां पे लिया मैंने, एम्पीरियंस लूप, जिसका रेडियस जो है वो r के बराबर है। एक एम्पीरियंस लूप यहां पे लिया मैंने, ये क्या है, एक एम्पीरियंस लूप है, एम्पीरियंस लूप। अब ये देखिए कि सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लूप के ऊपर, लूप के हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। सिमेट्री से आप ये दिखा सकते हैं। तो करंट इस पूरे वायर में ऐसे फ्लो हो रहा था I के बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट और टेंजेंशियल होगा, हर जगह कांस्टेंट और टेंजेंशियल होगा, इस तरीके से बी हर जगह बी। मैंने डीएल वेक्टर अज्यूम किया इसी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर भी ले लिया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट, यहां पे लिखूंगा मैं इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज करंट इंटू म्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, तो लिखूंगा बी, बाहर ले लिया। डीएल और बी वेक्टर दोनों 0 डिग्री एंगल पर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है बी डॉट डीएल हो जाएगा बी डीएल के बराबर। और इंटीग्रल डीएल यहां बनेगा, इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ये एनक्लोज्ड करंट है, ध्यान रखें। डीएल को लिख सकते हैं बी इंटू 2 पाई आर, इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट। अब करंट देखिए, इस लूप के अंदर कितना करंट है, इस लूप के अंदर कितना करंट है। तो ये जो करंट कंडक्टर में है और इस लूप के अंदर जो करंट है, क्या वो समान है? नहीं। ये जो पूरा करंट है ये इस पूरे जो वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर है उसमें फ्लो होता है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ इतने से क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो होने वाला करंट। हमें सिर्फ इतने से क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो होने वाला करंट चाहिए, हमें ये पूरा करंट नहीं चाहिए। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बिकॉज करंट जो है यूनिफॉर्मली यहां पे फ्लो करता है। तो यहां पे मैं यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करने वाला हूं। अप्लाइंग यूनिटरी मेथड to calculate
करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियंस लूप। तो क्या करेंगे इसमें कि हम जानते हैं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है पूरे वायर का। इस पाई आर स्क्वायर जो हमारे पास एरिया है उससे करंट पास होता है कितना, आई के बराबर करंट पास होता है। तो मैं कह सकता हूं यूनिट एरिया के लिए कितना करंट पास होगा, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और मैं कह सकता हूं कि एम्पीरियंस लूप जो है बेटा, एम्पीरियंस लूप जो है इस एरिया से कितना करंट पास होगा, तो मैं लिख सकता हूं आगे कि हेंस देयरफॉर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास होगा, दैट करंट विल बी आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, आपके पास आया आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला करंट इनक्लोज्ड का। तो हम लिख सकते हैं फाइनल कि बी इनसाइड अ पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, देखिए फॉर्मूला क्या है पीछे से, b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड था ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे दैट b इनसाइड इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई विच इज आई आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे टू पाई आर को, सो b इनसाइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टू पाई आर। एक आर से एक आर चला जाएगा और आपको यहाँ पे मिलने वाला है म्यू नॉट आई आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन टू पाई। और इसको सजा के लिखना चाहते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4i की टर्म्स में इसको लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i r अपॉन आर स्क्वायर, 2i r अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एक लॉन्ग थिक कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो यदि आप एक ग्राफिकल फॉर्म में आप उन दोनों रिजल्ट्स को प्लॉट करना चाहें, कौन कौन से दोनों रिजल्ट्स, एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, इन दोनों रिजल्ट्स को यदि आप एक ग्राफ पर प्लॉट करना चाहें तो देखिए क्या हो। पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं, अपना फंक्शन लिख लेते हैं b इज इक्वल टू, एक था हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 2r 2 पाई r, यही था, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और से जाके, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा ये बाहर का था ना, तो बाहर का वाला यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर। ये था मैग्नेटिक फील्ड इन आउटसाइड द कंडक्टर। ये तभी एप्लीकेबल था जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा थी, यानी कि आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए, यानी कि ये था आउटसाइड पॉइंट के लिए। और इनसाइड पॉइंट के लिए हमने देखा फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i r अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब था जब r की वैल्यू कैपिटल R से कम थी, यानी कि जब वो एक इनसाइड पॉइंट था। अब ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, देखो बेटा कि इस पूरे एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल ढूंढिए कि वेरिएबल है कौन सा। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आई स्टेडी करंट है ये भी कांस्टेंट है, कैपिटल R ये कंडक्टर का स्पेसिफिकेशन है, कंडक्टर का रेडियस है खुद का, ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे R जो है वो वेरिएबल है, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मैं कह सकता हूं कि B इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू R के बराबर इक्वेशन बन रही है। तो इक्वेशन बन रही है B इनसाइड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्मॉल r। तो ये क्या y इज इक्वल टू mx जैसी कंडीशन नहीं है, y इज इक्वल टू mx, यानी कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ जो है इनसाइड के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये क्या होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन।
तो यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर डिस्टेंस का ग्राफ बनाना चाहता हूं तो मुझे ये मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह, एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगी और ये जो पॉइंट है ये होगा r इज इक्वल टू कैपिटल R। इस पूरे रीजन में r इज लेस देन कैपिटल R। ये ग्राफ आपको मिलने वाला है और यहाँ पे जो वैल्यू है r इज इक्वल टू कैपिटल R पर यदि r की वैल्यू कैपिटल R रख देते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय कैपिटल R। ये वैल्यू मिलती है आपको। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ कहाँ से कहाँ के लिए वैलिड है? r ग्रेटर देन r के लिए। जब डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो जाता है तो ये ग्राफ है। देखिए b इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ये ऊपर कांस्टेंट और r जो है अब नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b आउटसाइड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r। तो ये y इज इक्वल्स टू k बाय x जैसी कंडीशन बन रही है। तो ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जैसी कंडीशन बन रही है। क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं है? क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं है? हम कहेंगे हाँ, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर जो है हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये ग्राफ आपको मिलने वाला है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्राफ है उसके लिए हम कह सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r, और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ के लिए कह सकते हैं b इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। तो ये जो रिजल्ट है इसका मतलब ये आप समझिए कि हमारे पास जो ये वाला रीजन है, देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, थिक कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ का है। अब यदि हम यहाँ से यहाँ चलने की कोशिश करते हैं, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है लीनियरली। पिछली स्लाइड में देख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0 से, 0 है ये पॉइंट, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू कैपिटल R तक जाने पर जो है वो इंक्रीज होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में वो इंक्रीज होगा। और यदि हम इस पॉइंट से आगे निकल जाते हैं, यदि इस पॉइंट से आगे निकल जाते हैं लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है। और देख सकते हैं पिछले वाले ग्राफ में भी कि यहाँ से आगे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता है।